दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन मज़हर साहब, मैं जो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये जो नताइज हैं कितना मैटर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में तो परसेप्शन मैटर करती है, और इन इंतखाबात के नताइज से क्या परसेप्शन क्रिएट हुआ है? मरियम देखें, जो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना, वो इन द लास्ट 30-40 ईयर्स उसमें बड़ी चेंज आई है। एक ज़माने में पंजाब की पॉलिटिक्स को जुल्फ़िकार अली भुट्टो डोमिनेट करते थे। पंजाब की पॉलिटिक्स उनका, हालांकि वो ख़ुद सिंध से बिलोंग करते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई थी, डॉक्टर मुबशर हसन के घर में। पीपल्स पार्टी का जब तक भुट्टो जिंदा थे, पीपल्स पार्टी का सारा जोर पंजाब में होता था। फिर जब भुट्टो को फांसी हो गई तो भुट्टो की उस मिथ को मिटाने के लिए जो है जनरल ज़िया-उल-हक ने थ्रू गवर्नर पंजाब जनरल जिलानी, उन्होंने फिर नवाज़ शरीफ, और क्योंकि पंजाब में बरादरी सिस्टम बहुत है, वो अपना आरई हो गए, कश्मीरी हो गए, जाट हो गए, इस तरह की पॉलिटिक्स बहुत, ख़ास तौर पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन के बाद बहुत परवान चढ़ी। तो पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए शरीफ फैमिली को खड़ा किया गया, और ये तारीख़ी हकीकत है, ये कोई किसी पे इल्ज़ाम या वो नहीं है। और शायद नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करें कि वो पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कैसे हुई थी। लेकिन उसके बाद इस वक्त तो ये दोनों जमातें इत्तेहादी जमातें हैं ना, और इनका इत्तेहाद बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि NA 185 की अगर बात की जाए, डीजी खान की, आपने कहा कि बरादरी बहुत मैटर करती है पंजाब में, वहाँ भी पीपल्स पार्टी मैटर नहीं कर रही थी, खोसा फैमिली मैटर कर रही थी, लेकिन वहाँ नून लीग का कैंडिडेट जीता है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इस पर भी गिला किया है कि हमारा तो मुआहिदा था कि रनर अप जो है वो उम्मीदवार होगा, जबकि दूसरी जमात जो है वो सपोर्ट करेगी उस कैंडिडेट को, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, नून लीग ने अपने कैंडिडेट को भी मौका दिया। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये जो मामलात हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुश उसलूबी से आगे चल सकेंगे, क्योंकि अब तो सादा अक्सरियत मिल गई है नून लीग को इन नशिस्तों के जीतने के बाद? देखिए, सादा अक्सरियत मिल जाए या उनको एब्सोलूट मेजॉरिटी भी मिल जाए, उन्हें ये पता है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनको बहुत नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया पंजाब की सियासत में मैं कहूँ कि अगर 2013 के बाद या 2008 के बाद जो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है उसका, या इवन बेनज़ीर भुट्टो साहब के पीरियड में भी पीपल्स पार्टी ने बजाय इसके कि अपने बलबूते पे सियासत करे, पीपल्स पार्टी ने उन लोगों से के साथ इत्तेहाद किया, और सिर्फ ये शरीफ फैमिलीज़ की बात नहीं है, उन्होंने चौधरीज़ के साथ भी इत्तेहाद किया, उन्होंने उससे पहले मंजूर भट्टो के साथ भी वो किया। ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के लोग खड़े हुए थे, ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी जवान हुई थी, जो पीपल्स पार्टी के नौजवान हैं। इसी वजह से जब 2013 के इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ये समझती रही, या 2018 के इलेक्शन में भी अगर आप देखें, 2013 और 2018 पीपल्स पार्टी ये समझती रही कि उनका PMLN का वोट जो है वो PTI को जाएगा, लेकिन दरअसल पीपल्स पार्टी का वोट PTI को गया, क्योंकि इमरान खान साहब की जो सारी पॉलिटिक्स का महवर था पंजाब में वो शरीफ्स थे। तो जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है वो उस नारे से बहुत मुतासर हुआ, क्योंकि उसी नारों के साथ वो जवान हुआ था। तो पीपल्स पार्टी महलाती तौर पे उन्होंने कभी चौधरीज़ के साथ अलायंस कर लिया, कभी शरीफ के। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ था, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे अभी राजा परवेज़ अशरफ तो शायद जो अभी हाल ही में उनका अकॉर्ड हुआ उसकी बात कर रहे हो, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए थे, कुछ उसूल डिसाइड हुए थे। बदकिस्मती से आज जब आज़म नदीर ताड़ाड़ या दूसरे लोग बात करते हैं तो वो पिक एंड चूज़ करते हैं। उसमें सिर्फ आईनी अदालत की बात नहीं की थी, उसमें तो बहुत सारी बातें थी। उसमें तो ये भी था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एबॉलिश करेंगे, उसमें तो ये भी था कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट शाया करेंगे, उसमें तो ये भी था कि कारगिल का कमीशन बनाएंगे। आप देख लें उस पूरे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को। तो पिक एंड चूज़ जब आप किसी अकॉर्ड का करते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट सिंसियर विद COD। आपको आज इंटरेस्ट, क्योंकि PTI सामने खड़ी है, 2002 में मुशर्रफ ने दोनों को आउट कर दिया था, इसलिए लेकिन मज़हर साहब अब तो PTI भी उस अंदाज से मैदान में नहीं थी ना जैसे होना चाहिए था। PTI को वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिली, लेकिन स्पेस तो पीपल्स पार्टी भी पंजाब में चाहती है और कोशिश है इसके लिए, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी स्पेस नहीं बना पा रही, इत्तेहादी जमात के होने के बावजूद।
इसकी वजह क्या है? देखिए स्पेस इसलिए मरियम नहीं बना पा रही कि उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है कि पीपल्स पार्टी अपने तई पॉलिटिक्स नहीं कर रही, वो अलायंस पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के सामने नहीं खड़ी है, पीएमएलएन के साथ खड़ी है। जब आप साथ खड़े होंगे तो आपका मुखालिफ तो पीटीआई होगी फिर, लेकिन जब आप एक इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो फिर आप अपने बलबूते पे सियासत करेंगे। आपको पीएमएलएन का वोट भी चाहिए, आपको पीटीआई के लोगों को भी कन्विंस करना है। तो पीपल्स पार्टी अपने पैरों पे खड़े होकर तो सियासत कर ही नहीं रही। पीपल्स पार्टी जो है उसके फैसलाबाद एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, पूरा सदर्न पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। पीपल्स पार्टी जो है इवन पंजाब में अगर आप इवन 2008 के इलेक्शन के रिजल्ट उठा लें तो पीपल्स पार्टी ने अच्छी खासी सीटें और अच्छे खासा वोट हासिल किया था। गौर तो करें पीपल्स पार्टी के 5 साल के अंदर 2008 से 2013 तक वो वोट कहाँ चला गया। आप कभी चौधरीज़ के घर पहुँच के आप उनके साथ उनके जिनके पास आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाला वो कलम मौजूद है जो मौलवी मुश्ताक ने साइन किए थे जिस पे। तो आप जब ऐसा अलायंस करेंगे, जब आप ऐसे इत्तेहादियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो पीपल्स पार्टी कहाँ से रूट्स बनाएगी। आप डिपेंडेंट, तो पीपल्स पार्टी किसी के मुस्लिम लीग नून के सामने नहीं खड़ी, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। और इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को 2013 से आज तक हो रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हैं। तो जो ये कैंपेन वो करते हैं, आप बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आज अगर इस मकाम पर खड़ी है तो इसके पीछे वजह क्या है? अगर पीटीआई इस मकाम पर है कि हरीपुर की सीट पर इतना बड़ा अपसेट हो जाता है, होम ग्राउंड पर उन्हें ऐसी शिकस्त होती है, तो इसकी वजह क्या है मजहर साहब? देखिए इसकी वजह वही हाफ हार्टेड वे के अंदाज में इलेक्शन लड़ना है। आप देखें ना, एक कन्फ्यूजन हो जाता है ना जब आप एक जगह बॉयकॉट का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी जगह आप फैमिली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ख़ुद हो सकता है कि पीटीआई के बहुत से लोग नाराज़ हों इस बात पे। आप देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, खुद पीटीआई के जो सपोर्टर्स वीलॉगर्स हैं, आप उनके वीलॉग्स देख लें कि वो क्या कह रहे हैं कि ये गलत फैसला था। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। वोटर्स ने नाराज़गी का इजहार किया, इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता कि वो जो मकबूलियत थी वो कम हुई है और वोट बैंक कम हो गया पीटीआई का। देखिए मकबूलियत, मैं आपको बताऊं मरियम, मकबूलियत का पैमाना जब होगा जब आप बड़े पैमाने पर इलेक्शन होगा या आम इंतखाबात होंगे, या मैंने कहा लोकल बॉडीज़, क्योंकि लोकल बॉडीज़ ग्रास रूट लेवल तक होते हैं। लोकल बॉडीज़ सही मानों में एक पैमाना बनेगा कि अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस, आप देखेंगे 2014 में इमरान खान ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई थी 114 दिन की, लेकिन जब 2016 में लोकल बॉडीज़ हुए तो तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। पीएमएलएन की जो विक्ट्री ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के दौर में हुई, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा अहमियत की हामिल थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट में रह के उन्होंने पीटीआई को हराया ज़िमनी इलेक्शन में। यहाँ पीएमएलएन की अपनी गवर्नमेंट है, सामने कोई ओपोनेंट भी नहीं है। फ़र्ज़ करें पीटीआई हिस्सा भी ले रही होती तो पीटीआई हिस्सा कैसे लेती? एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करती, ना उसके पास इलेक्शन सिंबल है, ना उसके पास अब पार्टी का नाम है, तो वो उस तरीके से हिस्सा लेती। तो मेरा ख्याल है पीएमएलएन जो है वो हद से ज़्यादा इसको सेलिब्रेट कर रही है। और ठीक है, वो उनको एक पॉलिटिक्स में होता है कि वो ज़ाहिर है अपने ओपोनेंट को बैकफुट पर डालते हैं, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन पीटीआई का मुझे लगता ये है कि पीटीआई के बहुत से वोटर्स ने नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि एक तरफ यानी पंजाब में एक तरफ आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये कन्फ्यूजन पीटीआई ने लेकिन मज़हर साहब अगर NA 129 की बात की जाए तो यहाँ पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मैदान में थे अरसलान चौधरी, लेकिन यहाँ भी हमें वो गहमा गहमी या पंजाब का कोई सीनियर लीडरशिप दिखाई नहीं दी इस हल्के में। देखिए वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो खान साहब की कॉल थी वो तो बॉयकॉट की कॉल थी। तो उन्होंने जब आप इस पैमाने पे बॉयकॉट की कॉल देंगे तो वो वोटर क्यों निकलेगा? वो इसलिए या तो इनको सारे हलकों का बॉयकॉट करना चाहिए था या सारे हलकों में इलेक्शन लड़ना चाहिए था और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करनी चाहिए थी। तो तहरीक इंसाफ मेरे नज़दीक कन्फ्यूजन का शिकार रही। इसी वजह से उसको उन दो हलकों में भी नाकामी का सामना करना पड़ा।
जिन हलकों के बारे में वो कहते हैं धांधली है, अब मैं ज़ाहिर ग्राउंड पे नहीं हूँ तो मैं उस तरह नहीं कह सकता, वो जब आगे चीज़ चलेगी। लेकिन जो पॉपुलैरिटी का सही मायनों में पैमाना होगा वो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे या जनरल इलेक्शन होंगे, और लोकल बॉडीज इलेक्शन अब ओवरड्यू हैं। के रिजल्ट्स के बाद पीटीआई को क्या हिकमत अमली में तब्दीली की ज़रूरत है? अब जो फैसले अडियाला से हो रहे थे और यकतरफा हो रहे थे, क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि सियासी कमेटी को ये कमांड दी जाए और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए फैसले किए जाएं पार्टी के? देखिए, होना तो यही चाहिए। यानी अगर आपने इमरान खान साहब ने सोहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया है तो उनको उस चीफ मिनिस्टर पे एतमाद करना चाहिए कि वही अपनी कैबिनेट बनाए, वही गवर्नमेंट को रन करे। इसी तरह पार्टी की अगर आपने एक सियासी कमेटी बना दी है, आपने पार्टी का एक चेयरमैन बना दिया है, पार्टी का एक सेक्रेटरी जनरल बना दिया है, तो उस पर एतमाद तो करें। वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर आप यकीन तो करें या उनको रिप्लेस कर दें। वही चीज़ें होती है ना कि या तो आप उस पर डिपेंडेंट, आप उस पर एतमाद करते हैं, जभी तो आपने किसी को चेयरमैन बनाया है, जभी तो आपने किसी को सेक्रेटरी जनरल बनाया है, जभी तो आपने एक सियासी कमेटी बनाई है। जब बना दी है तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो हर दूसरे रोज़ आके अडियाला जेल में हिदायत लें। उन पर इमरान खान साहब को यकीन होना चाहिए कि वो गलत फैसले नहीं करेंगे, और अगर गलत फैसले कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार तो है कि वो उनको रिप्लेस कर दें। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को ओवरऑल अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को, अपनी सियासी तंजीम को जो है, जो काफ़ी बिखरी हुई है, उसको यकजा करने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन के अमल से गुजरना चाहिए, और उनको सही मानों में अगर कोई मूवमेंट बिल्ड करनी है तो उस मूवमेंट बिल्ड करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ओवरऑल पीटीआई को अपनी स्ट्रेटजी पर नजरसानी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब।